साथियों जय हिंद। आज हम बात करेंगे जीनिया और मेटाजीनिया की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट के द्वारा। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को समझना पड़ेगा कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और जब पॉलन ग्रेन आता है दो मेल गैमीट को लेकर तो वो दो मेल गैमीट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। वो सारी चीज़ अपन को समझनी पड़ेंगी। जैसे ही आपको वो समझ में आ जाएगा जीनिया और मेटाजीनिया आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे कि मैं एक फ्लावर बनाता हूँ, ये है इसका मेल पार्ट, और इसमें ये जो मेन जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, एंथर। ये एंथर क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। ये रहा वो पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो ठीक आधे होते हैं। जैसे कि मान लो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 10, तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, केवल 5। ठीक आधे क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, मतलब इसके अंदर डीएनए होगा, मतलब इसके अंदर भी जीन पाए जाएंगे। ठीक, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न, जिससे इसके न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। एक को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। इसको कहा जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये पॉलन ट्यूब बनाता है। कब बनाता है, जब ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा की सरफेस पर आ जाएगा। अब हो सकता है वो सेल्फ पॉलिनेशन करे, तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन हो तो ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इस पार्ट को कहते हैं ओवेरी, और इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल होता है इसी को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। कब कहते हैं, किस कंडीशन में इस ओव्यूल को एम्ब्रियो सैक कहा जाएगा वो आप देख लीजिए। इसको मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ। इसके अंदर का जो पार्ट है उसको अपन देख लेते हैं। पहले इसको कवर कर लेते हैं। ये जब जाएगा यहाँ से इस स्टिग्मा की सरफेस पर तो ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा, मतलब इसके अंदर जो मेल गैमीट है वो मेल गैमीट को यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बनाएगा, एक चैनल बनाएगा जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो वो जो पॉलन ट्यूब बनता है वो इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन आ गया। इस पॉलन ग्रेन के अंदर ये दो न्यूक्लियस हैं, एक है इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो यहाँ से पॉलन ट्यूब बना देगा। ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी, इस ओव्यूल तक जाएगी, और उसके पीछे पीछे ये जनरेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे पीछे आएगा। जब ये जनरेटिव न्यूक्लियस इसके पीछे पीछे चलता है, ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे चलेगा, तो यहाँ स्टाइल वाले रीजन में इस पोर्शन को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल वाले रीजन में इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर फिर से डिवीज़न होता है। ये कुछ इस तरीके का रहेगा। इस यहाँ पर इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर फिर से एक माइटोटिक डिवीज़न होता है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं इन्हीं को कहते हैं मेल गैमीट। इनको क्या कहते हैं, मेल गैमीट। मतलब इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट है, ये दोनों मेल गैमीट इसके अंदर एंटर करेंगे, इस ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर भी कौन सा पार्ट है, ओव्यूल है। अब देखिए ये जो ओवेरी होती है इसके अंदर पाए जाते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, इससे बनता है मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब उस मेगा स्पोर के अंदर वैसे तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, क्योंकि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं। उन 4 में से 3 हो जाते हैं खराब, नॉन फंक्शनल। एक अकेला बचता है फंक्शनल, जो कहलाता है मेगा स्पोर। उस मेगा स्पोर के अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 से 4 बनते हैं। फिर तीसरा माइटोटिक डिवीजन होता है तो 4 से 8 बन जाते हैं। बस इस 8 के बाद फिर माइटोटिक डिवीजन नहीं होते। मतलब यहाँ पर जो मेगा स्पोर होगा, ये जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मेगा स्पोर। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये इसको हम कहेंगे क्या, मेगा स्पोर। अब इस मेगा स्पोर के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस हो चुके हैं, स्टार्टिंग में 1 न्यूक्लियस था, लेकिन इसके अंदर अब 8 न्यूक्लियस हो चुके हैं। तो जब इसके अंदर 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं ना, तो इसको मेगा स्पोर नहीं कहते, फिर इसका नाम बदल के अपन रख देते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या रख देते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक को जानना जरूरी है। ये आप समझ जाओगे तो जीनिया मेटाजीनिया अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस हैं। 8 न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। 3 न्यूक्लियस एक पोल पर, बाकी के 3 न्यूक्लियस दूसरे पोल पर, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में आकर फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसमें 2 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए जो कैसा हो जाता है, 2n हो जाता है। बाकी के ये सारे हैप्लॉइड ही हैं। ठीक है, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल।
इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। इसके सेंटर में यहाँ नीचे की तरफ ये रहता है एग, और ये बाकी के दोनों रहते हैं यहाँ पर सिनर्जिड। अब देखिए क्या होता है, ये दो मेल गैमीट जो है वो जब इसके अंदर एंटर करते हैं, ये यहाँ पर दो मेल गैमीट मान लो आ चुके हैं। अब इसमें से एक मेल गैमीट तो फ्यूज़ होता है इस एग के साथ, तो यहाँ पर ये मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने पर ये क्या बनाएगा आपका जाइगोट, और जाइगोट्स के बाद फिर यहाँ पर बन जाएगा आपका एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। दूसरा जो मेल गैमीट है वो इसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा, यानी कि दूसरा मेल गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा और यहाँ पर बना देगा क्या, एंडोस्पर्म। ये बना दिया इसने एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ओवेरी जो होती है, ओवेरी बाद में जाके किस में कन्वर्ट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो ओव्यूल है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। ठीक है, ये जो ओवेरी है, या फिर इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर लेयर पाई जाती हैं, दो लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। वो इंटेगुमेंट बाद में जाके सीड कोट बनाती है, तो इसको आप यहीं पर लिख दीजिए, ये क्या है, इसका सीड कोट है। ठीक है, इसी को हम लोग टेस्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टा। इनिशियल स्टेज में फर्टिलाइजेशन से पहले इसको इंटेगुमेंट कहा जाता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया अब इसको क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। मैंने कहा था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है मेल गैमीट और एग, और दूसरा फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समझिए क्या होता है जीनिया और मेटाजीनिया। अब कुछ भी नहीं है जीनिया मेटाजीनिया में। जीनिया का मतलब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन के अंदर जीन है आपके, पॉलन ग्रेन जो आया था, ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर जीन होंगे, क्योंकि इसके अंदर ठीक आधे क्रोमोसोम होते हैं। ये पॉलन ग्रेन के जीन जब भी आपके सीड पर या उसके फ्रूट पर कोई प्रभाव डालते हैं, सीड पर या फ्रूट पर कोई भी प्रभाव डालते हैं, यहाँ पर ये अफेक्ट करते हैं किसको, ऑन दी सीड एंड फ्रूट। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, एम्ब्रियो पर कोई प्रभाव नहीं आएगा इसका, एक्सेप्ट दी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा इस पॉलन ग्रेन का, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलन ग्रेन जो है वो दो चीज़ों के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं। एक आपका एंडोस्पर्म बन रहा है इस एंडोस्पर्म के अंदर, और दूसरा इस एम्ब्रियो के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर केवल ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं, एक एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म, जो प्योरली मैटरनल टिश्यू नहीं है अब, क्योंकि ये कैसा हो चुका है, हाइब्रिडाइज हो चुका है। इस एम्ब्रियो के अंदर मेल भी है और फीमेल का जीन दोनों हैं, इस एंडोस्पर्म के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों के जीन हैं, यानी कि ये कैसे हो चुके हैं, हाइब्रिड हो चुके हैं। इसके अंदर प्योर मैटरनल टिश्यू नहीं है। तो जीनिया जो होता है ना, वो कभी भी प्योर मैटरनल टिश्यू को अफेक्ट नहीं पहुंचाता, जीनिया पहुंचाता है किसको, हाइब्रिड को। अब हाइब्रिड चीज़ यहाँ पर दो ही है, एक आपका नजर आ रहा है एम्ब्रियो जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जीन है, दूसरा नजर आ रहा है एंडोस्पर्म जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जीन है। अब एम्ब्रियो का तो अपन ने मना कर दिया कि भाई एम्ब्रियो पर कोई प्रभाव नहीं पहुंचाएगा, तो बचा क्या, ले दे के एक चीज़ बचती है, और वो है आपका एंडोस्पर्म। क्या बचता है, एंडोस्पर्म। तो कह सकते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है जो एंडोस्पर्म के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, इसी को कहते हैं क्या, जीनिया। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मेज। मेज के अंदर आप देखोगे कई बार आपने देखे होंगे कलरफुल सीड नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है आपका मेज का प्लांट है, मेज का कॉब है। इस मेज कॉब के अंदर आप देख सकते हो कलरफुल जो सीड नज़र आ रहे हैं, ये जो कलरफुल सीड नज़र आ रहे हैं ये एंडोस्पर्म की वजह से नज़र आ रहे हैं। इनके एंडोस्पर्म पर ये जो अलग अलग प्रकार के जो सीड आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंडोस्पर्म के ऊपर अफेक्ट पड़ा है। किसका अफेक्ट पड़ा है, पॉलन ग्रेन का यहाँ पर अफेक्ट पड़ा है। पॉलन ग्रेन ने एंडोस्पर्म पर अफेक्ट डाला है, जिससे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो इसके कलर चेंज हो गया। इस तरह का ये जो अफेक्ट है इसी को कहते हैं जीनिया, जीनिया अफेक्ट। तो जीनिया अफेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन सा है, मेज का है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मेटाजीनिया की, तो मेटाजीनिया को आप समझिए, मेटाजीनिया क्या होता है, मेटाजीनिया में जब पॉलन ग्रेन अपना प्रभाव देगा, पॉलन ग्रेन जब अफेक्ट करेगा आउटसाइड दी एम्ब्रियो सैक, इस चीज़ को आप लोग समझना, आउटसाइड दी एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो आप, ये जो जीनिया होता है ना, ये इनसाइड दी एम्ब्रियो सैक अपना प्रभाव दिखाता है, इनसाइड दी एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या था, ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो ही चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो है अपना एम्ब्रियो बनेगा इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर क्या बनता है आपका एंडोस्पर्म। अब एम्ब्रियो का तो अपन ने मना कर दिया कि भाई एम्ब्रियो पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो बचता कौन है आपका, सिर्फ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के ऊपर हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन जीनिया।
ठीक है। यहाँ पर मेटाजीनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन जो अपना प्रभाव है वो एम्ब्रियो सैक के बाहर दिखाता है। तो अब एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या है, एम्ब्रियो सैक के बाहर तो यही है सीड कोट, ये सीड कोट या सेट टेस्टा अपन जिसको कह सकते हैं वही है। तो एम्ब्रियो सैक के बाहर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका जो प्रभाव है वो किस पर नजर आएगा, आपका सीड कोट पर नजर आएगा, या फिर इसको अपन टेस्टा भी कह सकते हैं। कई जगह पर ये पेरिकार्प भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो सीड कोट, टेस्टा, पेरिकार्प, इन पर जब प्रभाव होता है किसका, पॉलन ग्रेन का, तब उसे कहते हैं मेटाजीनिया। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो डेट पाम है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, डेट पाम। डेट पाम वाले केसेस में एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर अपन बात करें ना, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एम्ब्रियो और यहाँ से ये एंडोस्पर्म, ये दोनों क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन होते हैं और ये जो हार्मोन निकलते हैं ना, ये पॉलन ग्रेन की मदद से ही निकलते हैं। उस पॉलन ग्रेन के अंदर कौन सा जीन है, वो जीन और इस एम्ब्रियो का, इस एग का जीन और वो वाला जीन, मेल प्लांट के अंदर जो जीन आया है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो जीन आया है वो, और इस एंडोस्पर्म के अंदर जीन, इनकी कंपेटिबल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन जो है वो निकल के यहाँ से रिलीज होकर बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर जाते हैं तो ये अपना प्रभाव किसके ऊपर नजर दिखाते हैं, अपना सीड कोट के ऊपर दिखाते हैं। तो कौन सा कलर नजर आएगा, सीड कोट के बेसिकली ये कलर पर प्रभाव डालते हैं कि सीड कोट का कलर चेंज हो जाता है। तो कौन सा कलर चेंज होगा, ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, इस हार्मोन पर डिपेंड करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं इसने इनडायरेक्टली अफेक्ट दिखाया है, जबकि जीनिया के अंदर क्या हुआ, डायरेक्ट अफेक्ट था, ठीक है। और मेटाजीनिया में क्या हुआ, इनडायरेक्ट अफेक्ट। तो इनडायरेक्ट पॉलन ग्रेन ने सीधे डायरेक्ट सीड कोट पर अफेक्ट नहीं दिखाया, पॉलन ग्रेन ने क्या किया, अपना प्रभाव जो है वो एंडोस्पर्म पर डाला था, और पॉलन ग्रेन इस एम्ब्रियो के साथ भी अपने फ्यूज हो गए थे। बाद में इस एम्ब्रियो ने और इस एंडोस्पर्म ने हार्मोन रिलीज किए, वो हार्मोन बाहर जाकर इस सीड कोट पर प्रभाव दिखाने लगे। तो जब वो एम्ब्रियो सैक के बाहर जाकर सीड कोट पर प्रभाव दिखाया ना, तो उसको कहा गया मेटाजीनिया। इसलिए मेटाजीनिया की जो डिस्कवरी वो काफ़ी बाद में हुई थी और जीनिया की डिस्कवरी पहले ही हो गई थी। अगर हम साइंटिस्ट लेवल की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट पाम है आपका, खजूर। इस डेट पाम के अंदर सीड कोट पे आप देख सकते हैं जो वेरिएशन नज़र आता है हल्का हल्का सा जो कलर में, वो किसकी वजह से नज़र आता है, मेटाजीनिया की वजह से नज़र आता है। इसमें अगर हम टर्म्स की अगर हम बात करें, तो ये जो साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, तो जीनिया जो है ये शब्द पहली बार दिया था आपका वैज्ञानिक है फॉक, वैज्ञानिक का नाम क्या है, फॉक। और ये बात है 1881 की, 1881 में इस शब्द का पहली बार यूज़ किया था। वहीं अगर मैं बात करूं मेटाजीनिया की, तो मेटाजीनिया काफ़ी बाद, बहुत टाइम बाद, एक वैज्ञानिक है आपके स्विंगल, वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्विंगल, और ये बात है 1928 की, उन्होंने इस शब्द का यूज़ किया था। दोनों वैज्ञानिक आप याद रखना, इन दोनों पर भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जीनिया शब्द किसने दिया था, फॉकी ने 1881 के अंदर, और मेटाजीनिया शब्द किसने दिया था, स्विंगल ने दिया था, SWINGLE ने, स्विंगल ने 1928 के अंदर। इस तरह से प्रभाव, इस तरह का जो अफेक्ट होता है पॉलन ग्रेन का मैटरनल टिश्यू के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ गई आपको, मेटाजीनिया जो है आपका, यहाँ पर ये जो मेटाजीनिया है ये प्योरली मैटरनल टिश्यू के ऊपर ही काम करता है, प्योरली मैटरनल टिश्यू। मतलब यहाँ पर पेरेंट का कोई काम, मतलब यहाँ पर जो मेल पेरेंट है उसका कोई काम नहीं है। ये कौन से टिश्यू पर प्रभाव दिखाएगा मेटाजीनिया, प्योरली मैटरनल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योरली मैटरनल टिश्यू, सीड कोट जो है टेस्टा वो किसका पार्ट है, फीमेल का ही पार्ट है, एम्ब्रियो सैक का पार्ट है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई मेल गैमिट उसके साथ फ्यूज़ नहीं हो रहा है। वहीं एंडोस्पर्म जो है वो, उसमें अब मेल गैमिट भी है और फीमेल गैमिट दोनों का है, इसलिए वो हाइब्रिड है, वो प्योरली मैटरनल टिश्यू नहीं है। मेटाजीनिया जो होता है वो प्योरली मैटरनल टिश्यू पर अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे कि सीड कोट और टेस्टा के ऊपर। वहीं जीनिया जो है वो आपका प्योर मैटरनल पर नहीं दिखाता, वो दिखाता है अपना हाइब्रिड वाले कंडीशन में। अब हाइब्रिड वाली चीज़ें दो ही होती हैं, एक एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म। अब एम्ब्रियो पर दिखाता नहीं है तो बचता क्या है, एंडोस्पर्म, इसलिए वो अपना प्रभाव दिखाता है किस पर, एंडोस्पर्म के ऊपर। ये है आपका जीनिया और मेटाजीनिया।